हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका मेंशन किया गया जून 2023 का पेपर सॉल्व हम लोग देखेंगे। इसका पीडीएफ हमने आपको पहले ही दे दिया है और ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। ये आपका दूसरा पीडीएफ है जिसमें हम लोग जो है 26 से लेके 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जल्द ही आपका 50 का इकट्ठे एक पैकेट आपको मिल जाएगा, जिससे ये जून 2023 का जो पेपर सॉल्व है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका लेटेस्ट पेपर है, यानी कि अब तक जो आपका यूजीसी नेट का पेपर हुआ है सबसे लेटेस्ट आपका कौन सा है, जून 2023 का है। उसके बाद जो पेपर आपका हुआ है वो आपका दिसंबर 2000 आपका 22 का रहा है, जो आपका मार्च में कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें चूंकि 2 टाइम में पेपर हुआ था, अभी ये वाला केवल एक ही टाइम में हुआ था, एक ही शिफ्ट में। और यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट डिटेल हम लोग विस्तृत सॉल्व के साथ देखेंगे। और यहाँ पे देखिए आप लोग अगर हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, जो क्लासेज आपकी चल रहे हैं उससे जुड़ना चाहते हैं, उसमें टोटल अभी आपका रिकॉर्डेड अवेलेबल है। अब देखिए रिकॉर्डेड में जो आपका, अगर आप दिसंबर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आप 1 महीने में ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सिलेबस। अब आप सोचेंगे कि कैसे? आपको 5 से 6 घंटे केवल आपका जो वहाँ पे पीडीएफ वीडियो टेस्ट दिया गया है, डेली आपको 5 से 6 घंटे देने हैं और इतने में ही 1 महीने में पूरा सिलेबस आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोच रहे हैं, वो भी कोर्सेज आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए जीएस बाय दिवाकर, या फिर आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। ये आपका बैच है। ठीक, एनसीईआरटी का भी, वहाँ पे एकलव्य का भी हम लोग बैच चला रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आपका, जो यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और ये पहला क्वेश्चन है इस सेशन का। इसी तरह से हम लोग 2004 तक पूरा सॉल्व करेंगे। कब से कब तक? 2023 से लेके 2004 तक का पेपर आपका यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, तो 25 तक के प्रश्न आप लोगों ने देख लिया था। 26 नंबर पे देखिए दिया है कि अरोरा ऑस्ट्रालिस परटेनिंग टू आयनोस्फीयर आर रिलेटेड टू विच हेमिस्फीयर रीजन। अब देखिए यहाँ पे दोनों मीडियम में हमने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है। आपका जो भी मीडियम है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका अरोरा बोरियालिस या अरोरा ऑस्ट्रालिस होता है, ये किस गोलार्ध में होता है? नदर्न में यानी उत्तरी में, ग्रीनलैंड में, दक्षिणी गोलार्ध में, या कनाडा में? ठीक है, तो आप लोग अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हैं किस गोलार्ध में ये है। 26 देखिए। ठीक है, ये आपका जो है अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस। ठीक है, दो तरह के ये होते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। ठीक है, बोरियालिस बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय ज्योति प्रकाश। और दक्षिण वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका अरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑस्ट्रालिस से आप एक देखिए यहाँ पे तर्क आप क्या लगा सकते हैं। तर्क का मतलब ये है कि ट्रिक। ठीक है, ट्रिक आप क्या लगा सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया से आप, ऑस्ट्रेलिया किधर है आपका? सदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है। तो आप ये समझिए कि जो ऑस्ट्रालिस हो गया वो ऑस्ट्रेलिया से बना है, इसका मतलब क्या हो गया? वो दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये दक्षिण में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बोरियालिस का, तो उत्तर में हो जाएगा, क्योंकि ये क्लियर करेंगे दूसरा अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर पे। इसमें दिया गया है आपका कि अनुसूचित जातियों का उच्चतम संकेंद्रण भारत के सतलज गंगा के मैदानों में है, यानी हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज इन द सतलज गंगा प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसमें देखिए आपका पहला कथन सत्य है, क्योंकि सतलज गंगा का जो मैदान हो जाएगा उसमें आपका पंजाब वाला रीजन भी आ जाएगा। और आपने ये पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, इंडिया का मैप हमने छोटा सा यहाँ पे बना दिया आपका, तो यहाँ पे आपका जो है गंगा रिवर हो गई है। ठीक है, इधर आपका ये सतलज हो गई, तो इनके बीच का जो ये जो प्लेन है वो किस में आ जाएगा? आपका ये पंजाब हरियाणा ये वाला रीजन आ जाएगा। तो सर्वाधिक जो एससी पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड कास्ट का, वो कहाँ पे संकेंद्रण उसका पाया जाता है, सेंटर्ड वो कहाँ पे है? वो आपका पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, हिमाचल हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सभी इसमें आ जाएंगे।
दूसरा देखिए, पहला तो सही हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या भारत के केरल राज्य में है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निरपेक्ष यानी अब्सोल्यूट नंबर, कह रहा है कि टर्म ऑफ अब्सोल्यूट नंबर क्रिश्चियन आर मोस्ट न्यूमरस इन केरला स्टेट। तो केरल में जो है सबसे ज्यादा क्या ईसाई पाए जाते हैं, यानी ईसाइयों की संख्या है सर्वाधिक, निरपेक्ष संख्या। ठीक है, तो ये आपका राइट है। तो सबसे ज्यादा जो संख्या की बात करेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज, जब आपसे संख्या में पूछेगा तब आप क्या बताने जाएंगे संख्या में, कि संख्या में आपका कौन सा हो जाएगा, केरल राज्य हो गया। ठीक है, लेकिन यहीं पे यदि ये संख्या के बजाय क्या कि परसेंटेज की बात करेगा जब, ठीक है, प्रतिशतता, प्रतिशत की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज ईसाइयों का है वो लगभग 88% कहाँ पे है, नागालैंड में। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, जो ये कथन कारक वाले होते हैं इसको केवल आप आराम से पढ़िए, उसके जहाँ पे वो मेंशन कर रखा है, जैसे हमने क्या पढ़ा कि निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या भारत के केरल राज्य में है। अब इसने डायरेक्ट इसमें मेंशन कर दिया कि भाई आपको ये बताना है कि केरल राज्य सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा ईसाई हैं नंबर में। ठीक, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे और जो पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है पॉपुलेशन है वो किसका है, ईसाई का हो जाएगा, तो 88% हो गए। ठीक है, चलिए तो इसमें विकल्प देख लेते हैं, दिया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका एक कथन सही हो जाएगा। 27 हो गया। 28 में देखिए, दिया है कि फंडी के खाड़ी का तट यानी बे ऑफ फंडी इज लोकेटेड एलोंग द कोस्ट ऑफ, को ये कोस्ट जो है कहाँ पे स्थित है, फंडी की खाड़ी किस तट पे, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, चिली या कनाडा। ठीक, तो आपने ये सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो ऊंचा ज्वर आता है वो कहाँ पे आता है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, वो फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पे आता है, 15 से 16 मीटर के आसपास यहाँ पे इसकी ऊंचाई होती है लगभग। ठीक है, तो ये आपका यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न, आई थिंक 2016 में पूछा गया है कि सबसे ऊंचे जोर कहाँ पे आते हैं, तो फंडी की खाड़ी है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कनाडा का तट को ही हम लोग फंडी की खाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं 29। दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेवेंट विद द रिस्पेक्ट टू पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट को रिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पर देखिए अब क्या किया है कि कह रहा है कि पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसके बारे में। ठीक है, पियर्सन का जो कोफिशिएंट है, सहसंबंध गुणांक है, उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि पियर्सन में कि दोनों चर प्रसामान्य वितरित जनसंख्या से होने चाहिए, यानी कि जो पियर्सन की मान्यता क्या थी कि पियर्सन ने जो दिया था इस सहसंबंध गुणांक, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि जो दोनों चर हैं, दोनों वेरिएबल्स आपको मिलेंगे वो क्या है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन यानी कि जो सामान्य वितरित जनसंख्या है उस तरह से होने चाहिए, दोनों चर जो है सामान्य वितरित जनसंख्या से होने चाहिए। तो पहला जो कथन है यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन सा, इसमें पहला तो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों चरों का जो सहप्रसरण है ये सहप्रसरण के रूप में जाना जाएगा, और यही इसके नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि आर एक्स वाई संबंध को गैर प्राचलिक माप है, यानी कि दे रहा है कि जो नॉन पैरामीट्रिक मेजर है वो रिलेशनशिप है आर एक्स वाई के, तो ये नॉन पैरामीट्रिक नहीं बल्कि पैरामीट्रिक है। इट इज नोन एज द कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ये जो पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है इसको हम लोग दो चरों के सहप्रसरण यानी कि कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स के रूप में जानते हैं, यानी कि सहप्रसरण के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, राइट है। ये आपके रंग हो जाएंगे। डी देखिए, दिया है कि यह वरीयता, दक्षता, बुद्धिमत्ता जैसे गुणों के मापन के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो दो समंग श्रेणियों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए जो सांख्यिकीय रूप अपनाया जाता है, ठीक है, सांख्यिकीय विधियां, वो आपका कार्ल पियर्सन के अंतर्गत आती है। इसमें जो आपका मेंशन किया गया है कि यह वरीयता, दक्षता, बुद्धिमत्ता जैसे गुणों के मापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रॉन्ग हो जाएगा।
ये बुद्धि या वरीयता दक्षता का माप नहीं करता है, बल्कि सांख की माप की बात करता है। तो यहाँ पे आपका ए और सी सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 31। 31 में मेंशन किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर इंडियाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब देखिए भारत की जो स्वास्थ्य नीति है उसके संबंध में कह रहा है कि कौन ये 2017 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, दिया है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 70 वर्ष बढ़ाना है। ये हम लोगों ने 30 नंबर देखा कि नहीं अभी, आई थिंक 29 हम लोगों ने देखा था, ये 31 आपका हो गया, तो 30 पहले देख लेते हैं। ठीक है, दिया है कि इलस्ट्रेशन ऑफ द हटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किसने की, हटन, बोमेन, ब्लांस या जॉन प्लेफेयर। ठीक है, इलस्ट्रेशन ऑफ द हटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जॉन प्लेफेयर के द्वारा लिखी गई। जॉन प्लेफेयर जो है ये जेम्स हटन के शिष्य थे। ठीक है, और उन्होंने ही इसके बारे में ये रचना करी है। और 31 में आ जाइए आप, जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 जो है, ये जो पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी 2002, उसी का ये परिवर्तित रूप है, यानी कि उसके बाद जो है ये किया गया। और इसमें 2025 तक जो है 70 वर्ष तक इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो आपका राइट हो जाएगा। सरकार द्वारा स्वास्थ्य खर्च को 2025 तक जीडीपी का जो है 5% करना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो खर्च है ये सरकार के द्वारा क्या किया गया कि 5% के बजाय ये आपका 2.5 से बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, 2.5% जीडीपी का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 5% मेंशन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। सी देखिए, शिशु मृत्यु दर को 2019 तक 28 तक घटाना, तो ये आपका राइट है। और डी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आपका 31 में है। दिया है कि रिडक्शन ऑफ मैटरनल, यानी कि 2020 तक मातृ मृत्यु दर जो है 2020 तक ये घट कर कह रहा है कि 200 के आसपास लाना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो ये घटा के हम लोगों को 100 प्रति लाख पे लाना है 2020 में, ना कि 200 लाना है। ये 200 जो दिया है ये भी रंग हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो स्वास्थ्य नीति 2017 है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें मिली। 2025 तक 70 वर्ष बढ़ाना है जीवन प्रत्याशा, जो अभी कम है। और इसके अलावा इसको 2019 तक जो है क्या करना है, 28 तक घटाना है। जीडीपी का कितना है, 2.5% करना है, ना कि 5। और मातृ मृत्यु दर को 2020 से, ठीक है, यानी 200 से ये घटा के आपका 2020 तक कितना लाना है, 100 प्रति लाख पे लाना है। तो ये आपका जो है 100 लाना है। तो ये भी आपका जो ऑप्शन दिया गया तो इस हिसाब से ये रंग हो जाएगा, ये भी है। ई देख लीजिए, रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 एट नेशनल लेवल बाई 2025, यानी कि प्रजनन दर जो है 2025 तक राष्ट्रीय स्तर और उपराष्ट्रीय स्तर पर कितना करना है, 2.1 तक कम करना है। तो ये भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में ए सही हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विकल्प आपको मिल रहा है डी मिल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसको ध्यान रखिएगा, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले कई एग्जाम्स में आपका पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपका बना है, यानी जो चीज़ें आपको मिली, आप क्या करिए, ये पांचों स्टेटमेंट हमने आपको राइट बता दिया क्या इसके सही होंगे। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में इसी के आसपास से आपसे प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 32। दिया है कि समयानुसार जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए कौन सा एक सबसे उपयुक्त है। जैसे समय के अनुसार मान लीजिए कि 1961 दिया है, फिर आपका 71 दिया है, फिर आपका 81 है, 91 है। तो ये समय के अनुसार कह रहा है कि आपको जो है जनसंख्या का जो ग्रोथ है वो आपको दर्शाना है, तो किस डायग्राम का उपयोग करेंगे, मल्टीपल बार, लाइन ग्राफ, पाई डायग्राम या कोरोप्लेथ। ठीक है, किसका उपयोग आप यहाँ पे करेंगे, तो जो आपका पाई डायग्राम है
सॉरी लाइन ग्राफ है यानी रेखा ग्राफ है, उसका हम लोग उपयोग करेंगे कि कितना ग्रोथ कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो रेखा जो है रेखा ग्राफ है यानी लाइन ग्राफ है, इस पे हम लोग टेम्परेचर, रेनफॉल यानी आरएफ, ठीक है, इसके अलावा जो जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता वृद्धि है, लिंगानुपात है, ये सभी आपका हम लोग किस पे दिखाते हैं, ये आपका लाइन ग्राफ पे दिखाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि, सॉरी जनसंख्या घनत्व नहीं बल्कि जनसंख्या वृद्धि को दिखाया जाता है, जबकि वर्ण मात्री में आपका यानी कोरोप्लेथ में इसमें आपका जनघनत्व हो जाएगा और लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 33। हु एमंग द फॉलोइंग वेयर द लीडिंग एडवोकेट ऑफ क्वांटिटी रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी, कह रहा है कि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का अग्रणी वक्ता यानी कि एडवोकेट किसे कहा जाता है। ठीक है, सैंपल रेड जेल है, मैकिंडर रिटर है, पीटर हैगेट बुंगी है और किन्स्की रेड जेल है, हेगलस्टैंड और चोरले हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ये आपका क्या हुआ, व्यवहारवाद जो क्रांति थी उसके विरोध के फलस्वरूप आपका यहाँ पे लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लगभग 70 के दशक के आसपास की ये घटना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा किसने है, तो ये विलियम बुंगी और पीटर जो है ये आपकी मात्रात्मक क्रांति वाले ही हैं। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो इसे मिला लीजिए कौन कौन से आपके सही हैं या कौन कौन से इससे संबंधित हैं। ठीक, तो चोरले भी आपके क्या है, मात्रात्मक क्रांति से संबंधित हैं, अगर स्टैंड भी हैं। पीटर हैगेट ने लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी भी मात्रात्मक भूगोल के रूप में ही उन्होंने लिखा था। इसके अलावा टाइम स्पेस जो ज्योग्राफी है ये हैगर स्टैंड का है, ध्यान रखिएगा। टाइम स्पेस ज्योग्राफी हैगर स्टैंड का है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बुंगी भी ये आपके जो विलियम बुंगी रेडिकल ज्योग्राफी से भी रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे सी और ई हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 34। यूनानी विद्वान के क्रम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही क्रम है। इरेटोस्थनीज है, पोसिडोनियस मेला है, इकैटियस है और हिप्पारकस है। तो सबका थोड़ा सा टाइम पीरियड देख लीजिए। इकैटियस इसमें जो है आपके सबसे पुराने लग रहे हैं, सबसे पहले आए थे ये लगभग 6ठी सदी के आसपास है। ठीक है, 6 BC के आसपास ये हैं। इसके अलावा आपका जो इरेटोस्थनीज है इनका लगभग 194 के आसपास का है, यानी इस BC के आसपास है। और हिप्पारकस इसके बाद है, इनका आई थिंक 120 BC के आसपास है हिप्पारकस का टाइम पीरियड। ठीक है, और अब बचे आपके पॉसिडोनियस मेला, तो मेला इनसे भी नौजवान है, लास्ट वाले में आते हैं। जैसे जब आप यूनानी विद्वानों का क्रम पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में जिसको पढ़ रहे हैं वही ये समझिए कि सबसे पीछे वाले हैं, तो इनका लगभग 50 BC के आसपास माना जाता है। और BC में क्या होता है, यानी बिफोर क्राइस्ट की जो बात की जाती है, तो उसमें जैसे जैसे आपका जो है क्रम ये कम होता जाता है। ठीक है, जैसे आपका 600 BC की बात करेगा, फिर 700 BC की, फिर आपका 200 BC और 300 BC। तो इसमें सबसे पुराना आपका जो माना जाएगा ये 600 से लेके 700 वाले टाइम पीरियड को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक, इसमें कह रहा है कि सही कालक्रम यूनानियों का कौन सा है, इसमें सी हो जाएगा। सी के बाद आपका कौन सा आ गया, इरेटोस्थनीज आ गए थे। ठीक है, फिर आपके हिप्पारकस है, फिर आपका पोसिडोनियस मेला है। अब नेक्स्ट देखिए 35 नंबर है, इसमें आपका क्या करना है, मैच कराना है। और इसमें दिया उद्योगों का प्रकार और प्लेस जहाँ पे ये संबंधित है, जैसे जूट है, ऊन है, रेशम है, सूती वस्त्र है। और यहाँ पे ओंगोल है, हिसार है, मैसूर है, कुल्लू है। अब इंडिया वाले ही प्लेसेस के नाम है यहाँ पे, तो यानी कि कहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जूट का कहाँ पे हो रहा है, तो जूट का आपका ओंगोल में हो रहा है। ऊन आपका, तो ये आपका कुल्लू में।
और इसके अलावा जो रेशम या सिल्क की हम लोग बात करते हैं, तो सिल्क कर्नाटक वाला रीजन हो गया, तो कर्नाटक में कौन सा यहाँ पे है, मैसूर हो गया। ठीक है। सूती वस्त्र के लिए जो कॉटन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे उतना ज़्यादा तो प्लेसेस है नहीं, लेकिन जो दिए गए विकल्प के अनुसार हरियाणा का हिसार जो है, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। इस आधार पे जो आपका विकल्प हो जाएगा, ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा, ए का 4 बी का 1, सी का आपका हो जाएगा 2, ए का 4 बी का 1 सी का 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए कैसे क्या रखा है, अगर आपको एक पता है, आपको यहाँ पे सी पता है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सी में 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाले प्रश्न है, इसमें आपको देखने के लिए कम से कम 3 आपको आने चाहिए। तो जो आपको आसानी से इसमें मिल जा रहे हैं, तो एक तो रेशम आप लगा लीजिए, मैसूर, ऊन लगा लीजिए, ठंडा प्रदेश है तो कुल्लू में हो जाएगा, तो ये राइट, 2 हो गए आपके। ठीक है। अब जूट की बात कर रहा है, तो जूट आपका मान लीजिए ओंगोल का नाम आपने नहीं सुना है, तो सूती वस्त्र यानी काटन की बात करेंगे तो एक तरह से आप ये मेंशन कर सकते हैं। तो दोनों से ही यहाँ पे पता चल जाएगा, ए का यहाँ पे देखिए 2 हमने क्या बताया कि सी का 2 हो जाएगा और बी का 1, तो सी का 2 बी का 1 देख लीजिए, इसमें एक ही प्लेस है जहाँ पे सी का 2 और बी का 1 लगा है, तो वही राइट हो जाएगा। इसी तरह से आप एग्जाम में भी सेट किया करिए, 2 मान लीजिए आपको आ रहे हैं तो ऐसे आपको करना है। चलिए, इसमें इन्होंने दिया है कि गर्म महासागरी धारा है और इधर आपका गर्म महासागरी यानी मीटिंग कोल्ड कोल्ड ओशन करेंट, तो इसमें कौन सी जो है ठंडी जलधाराएं आके मिलती हैं, उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, यानी कि मिलने वाली, यहाँ पे देखिए ये होना चाहिए मिलने वाली ठंडी जलधारा। ठीक है, गर्म नहीं बल्कि हिंदी में देखिए बहुत गलतियाँ ऐसे रहती हैं। तो ये वार्म करंट हो गया, तो इसमें ब्राज़ील है, गल्फ स्ट्रीम है, क्यूरेसियो है और अगुलहास है। तो सबसे पहले ये देखिए कि गल्फ स्ट्रीम जो आपका यहाँ पे है, फिगर बना दे रहे हैं फट से। देखिए फिगर आप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि आपको कहीं भी एग्जाम में आपको या किसी को समझाना है, तो आप ऐसे ही फिगर मान लीजिए रफली बना लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ से आपका चलती है और इधर से कौन सी आ जाती है, लेब्राडोर की धारा, तो इससे मिल जाती है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम से आपका हो जाएगा लेब्राडोर। ठीक। अब क्यूरेसियो की बात कर लें, तो क्यूरेसियो यहाँ पे आपका है, ये आपका इंडिया हो गया, इधर आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपका ये जापान है। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ बना लीजिए, और यहाँ पे आपका क्यूरेसियो और किराल की धारा का मिलन होता है। तो यानी कि जो क्यूरेसियो की गर्म जलधारा है, इसमें जो ठंडी जलधारा मिलेगी कौन सी मिलेगी, वो यासियो की मिलेगी। ठीक, इतना आपका क्लियर हो गया। अब ब्राज़ील की जो धारा है, ठीक है, ब्राज़ील से आपका कौन सा मिलेगा, फाकलैंड मिलेगी, और अगुलहास है, तो इससे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है इससे इससे मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है, बी का आपको पता है सी है, सी का पता है ए है, 1 है, यानी कि बी का पता है थर्ड है, बी में देखिए थर्ड है, सी में 1 है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक, इसी तरह से आपको ये चीज़ें लगाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। ठीक, 37 देख लीजिए, दिया है कि उस विद्वान की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम चीन के कोयला क्षेत्रों की जानकारी दी और मानचित्र बताया। तो चीन में जो चीन का भूगोल लिखा, किसने लिखा है, 37 में देखिए, चीन का भूगोल ये रिटर, हमबोल्ट दिया है, रेडजल दिया है, रिस्थोपेन। तो वहाँ के लोएस्ट मैदान के बारे में, चीन की ज्योग्राफी के बारे में जो लिखा है वो रिस्थोपेन ने लिखा है। तो जाहिर सी बात है, इतनी जानकारी दे दी है तो ये क्या कोयला और मानचित्र के बारे में दूसरा कोई देगा क्या। तो महासागरीय जल का घनत्व सामान्यतः सबसे कम कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखीय में, उपोष्ण कटिबंधीय में, शीतोष्ण में या ध्रुवीय क्षेत्रों में।
ठीक है। कह रहा है कि जो महासागरीय जल है उसकी डेंसिटी, घनत्व की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे होगा? इक्वेटोरियल जो बेल्ट है यहाँ पे आपका जो है सबसे ज़्यादा इसका घनत्व पाया जाता है। सामान्यतः जो है यहाँ पे, सॉरी, सबसे कम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ। ठीक है। जब जल जो है जमने से पहले जो है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो टेम्परेचर होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है, वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, तो ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास जो एरिया होगा वहाँ पे आपका ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जल का टेम्परेचर रहेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका डेंसिटी मैक्सिमम होगी। जबकि यहाँ पे दिया है सबसे कम जो है कहाँ पे होगी, तो वो आपका इक्वेटोरियल रीजन में होगी। रीजन ये है इक्वेटोरियल में कम होने का। यहाँ पे क्या होता है कि बराबर वर्षा होती है, ठीक, टेम्परेचर भी प्रॉपर पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो जल का घनत्व है वो कम होता है अपेक्षाकृत इन जो तीनों ऑप्शंस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो 38 हो गया था, 39 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। तो मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर आधारित कौन सा मॉडल आपका यहाँ पे दिया गया है? बर्गेस का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है, हैगरस्टैंड का इनोवेशन फ्यूजन मॉडल है, डिफ्यूजन मॉडल हैगरस्टैंड का इनोवेशन का, जेलेंस्की का मोबिलिटी है, तो ये आपका प्रवास से संबंधित है। ठीक, बीबर का लोकेशन ये आपका किससे संबंधित है? इंडस्ट्री से है, उद्योगों से है। डिफ्यूजन मॉडल ये आपका एग्रीकल्चर इनोवेशन से है। ठीक है। अब आता है बर्गेस का जो संकेंद्रीय वलय मॉडल है, ये आपका क्या है कि नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित है। इससे है नगरीय भूमि उपयोग से। अब नगरीय भूमि उपयोग की हम लोग बात करें हैं तो मानव पारिस्थितिकी की भी ये बात हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन इकोलॉजी के अंतर्गत भी नगर जो आपके आएंगे ये मानव की पारिस्थितिकी में भी शामिल किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, क्योंकि जो भूदृश्य की बात जब की जाती है तो भूदृश्य आपके क्या होंगे, ह्यूमन इकोलॉजी में आएंगे। तो भूदृश्य का मतलब क्या हो गया कि मानव के द्वारा निर्मित दृश्य, कौन सा दृश्य निर्मित करता है, मकान बना दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके लैंडस्केप है, यानी भूदृश्य है। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ऑफ इंडिया वाज द अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय द ईयर। कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 थी, ठीक है, इसके लंबी अवधि के उद्देश्यों में जनसंख्या का स्थिरीकरण, ये देखिए आपका बहुत बार प्रश्न पूछा है। उत्तराखंड का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ वहाँ भी पूछा गया है, हरियाणा का जो पेपर हुआ वहाँ भी पूछा गया है ये। ठीक है, एमपी में भी पूछा गया है, एमपी सेट वाले में जो पिछले सेट हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया कि कब जो है इसकी स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। ठीक है, तो ये कब रखा गया है, तो ये आपका 2045 में रखा गया, यानी 2045 तक जो है स्थिरता प्राप्त करने की बात कही गई है। और अभी क्या है कि जो 2001 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या में बढ़ोतरी है लगभग 17.7% के आसपास है। तो इसी को हम लोगों को क्या करना है, जो 10 की वृद्धि दर है उसको इस्टेब्लिश कर देना है कि भैया कुछ न बढ़ेगी। ठीक है, जो पहले से है वही निश्चित रहे। मानचित्र बनाने की तकनीकी में अंतराल अंकगणितीय वृद्धि में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैप मेकिंग टेक्निक यूजेज द इंटरवल्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है कि मानचित्र बनाने में किस तकनीक में जो अंतराल है वो अंकगणितीय वृद्धि के रूप में युक्त होता है, यानी कि कोरोक्रोमेटिक आप बनाएंगे डाट का या समघनत्व का। ठीक है, या फिर आपका प्रोपोर्शनल सर्किल यानी अनुपातिक वृत्त का। इसमें कौन सा हो जाएगा, जब हम लोग आइसोरिथमिक यानी समघनत्व का जब तकनीक यूज करते हैं मैप बनाने में, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्ग अंतराल है उसका उपयोग करते हैं। जैसे 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, तो इस तरह से आपका 0 से 10 हो गया, तो इस तरह से वर्ग अंतराल का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 42।
42 में जो मेंशन किया गया है, इसमें दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनघनत्व की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही का मतलब देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लिया करिए, क्योंकि कई बार आपका आरोही करके अवरोही हिंदी में कर देता है और वो मानेगा कौन सा इंग्लिश वाला ही, तो आपका गलत हो जाएगा ये। तो यहाँ पे असेंडिंग आर्डर किया है। असेंडिंग यानी कि आरोही मतलब कि सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा छोटा में क्या देखना, जनसंख्या के का जो घनत्व है वो सबसे कम कहाँ पे है और सबसे अधिक कहाँ पे है, वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक, तो दिए गए विकल्प के अनुसार जनघनत्व की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे कम आपका जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आपका उड़ीसा उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका उससे ज़्यादा यूपी है, और उससे ज़्यादा जो आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर आपका हो गया है। इस हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी डी और सी हो जाएगा। और यहाँ पे यदि देखिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पे है, आपका बिहार में है। बिहार में कितना है, 1106 है। और आपका सबसे कम जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल में कितना, लगभग 17 है। 43 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूर्य की तुंगता और ऊंचाई इमारतों के बीच खाली जगह रखने के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है। उच्च अक्षांशों पर इमारतें सामान्य दूर दूर बनी होती हैं। तो यहाँ पे दिया है कि कौन सा कथन सूर्य की जो तुंगता है, तुंगता का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कह रहा है अल्टीट्यूड ऑफ सन, यानी कि जो जैसे सूर्य है, इसकी ऊंचाई, इसका तिरछापन, ये सभी तुंगता में मापे जाते हैं। स्पेसिंग ऑफ टाल बिल्डिंग इज मोस्ट रिलेवेंट, कह रहा है कि जो तुंगता है और ऊंची इमारतों के बीच जो स्पेस है, तो यहाँ पे सर्वाधिक प्रासंगिक कहाँ पे होगा, तो जो उच्च अक्षांश है, पहला दिया है उच्च अक्षांशों पर इमारतें सामान्यतः दूर दूर बनी होती हैं, तो ये आपका क्या है, इसके लिए प्रासंगिक है। क्योंकि जो आपका उच्च अक्षांश पे, जैसे आप 60 डिग्री पे आ जाएंगे या आप 45 से ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आवासों का निर्माण किया जाता है वो उसमें डिस्टेंस लेके किया जाता है, ठीक, दूर दूर बनी होती है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इमारतें सामान्यतः एक दूसरे के नजदीक बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया बी ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको ये ढूंढना सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है, तो इसमें आपका जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अब ये उल्टा आप ये मत समझिएगा कि जैसे उच्च अक्षांशों पे आएंगे तो दूर दूर बनेगा, निम्न अक्षांशों पे आ गए तो एकदम सटा के बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो इमारतें होती हैं सामान्यतः एक दूसरे के नज़दीक, उतनी नज़दीक नहीं होती, इसमें गैप होता है, लेकिन जो आपका उच्च अक्षांश है उसकी अपेक्षा जो गैप होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस आधार पर ये रंग हो जाएगा। 43 में हम लोग देख रहे हैं, नहीं ये देखिए आपका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत इससे क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि सामान्यतः, ये ध्यान रखिएगा कि बिल्डिंग आर यूजुअली बिल्ट क्लोजर टुगेदर। अब देखिए एग्जाम में गलती क्या होती है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें भी गलती हो गई। रीजन क्या हुआ कि ये सामान्यतः हमने यहाँ पे क्या है कि आप जो जनरली कह रहा है कि जनरली एक दूसरे के नज़दीक होती थी, तो आपका राइट है। सामान्यतः आपने ये देखा होगा कि जैसे इक्वेटर पे जो सिटीज़ आपकी हैं, उसमें आप देखिए कि जो आपका यहाँ पे बसावट है वो क्या है, जनरली जो है नज़दीक है, सामान्यतः बात का है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपका एक दूसरे के उतनी नज़दीक नहीं होती, हालांकि अपेक्षाकृत इससे क्या होती हैं, नज़दीकी यहाँ पे होती है, तो ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, तो ये ध्यान रखिएगा। सी देखिए दिए उच्च अक्षांशों पर इमारतें सामान्यतः एक दूसरे के नज़दीक बनी होती, तो ये आपका रंग है, क्योंकि ये इसका सेम अपोजिट है। और यहाँ पे एक दूसरे के नज़दीक इसलिए नहीं बनाई जाती हैं क्योंकि ठंडियों में क्या होता है, प्रसार होता है, सिकुड़न होता है, सॉरी। जो जैसे कि आप जानते हैं कि
जो पुल बनाए जाते हैं अपना, पुल के बीच में आप देखेंगे कि क्या होता है, गैप थोड़ा सा छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जो गर्मी है उसमें क्या होता है, जो मैटर पदार्थ उसमें लगे हैं, कंकड़ पत्थर, इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रसार होगा। तो प्रसार होने से क्या होगा, ये फैलेंगे। अगर गैप आपका नहीं रहेगा तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे और ये चटकने इसमें आ जाएंगी। अक्सर आप देखते हैं जो बाउंड्री बनाई जाती है, घर की जो बाउंड्री बनाई जाती है चारों तरफ, उसमें भी आप देखते होंगे कि बाउंड्री में भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है। तो रीज़न क्या है गैप रखने का, यही रीज़न है कि गर्मी की वजह से ये जब इसमें प्रसार हो, फैलाव हो, तो ये एक दूसरे से चटकने इसमें ना आए। तो जब आप थोड़ा सा गैप दे देंगे तो चटकने नहीं आएंगी। और ठंडी में क्या होती है, सिकुड़न इसमें आ जाएगा। तो इसीलिए ये गैप दिया जाता है कि ताकि सिकुड़ने से यहाँ पे भी चटकने ना आए। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। उच्च यहाँ पे बिल्डिंग यूजुअली बिल्ट फॉर अपार्ट इन ट्रॉपिक्स, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय इन क्षेत्रों में कह रहा है कि सामान्यतः दूर दूर बनी होती है, आपका रंग है। तो इसमें ये दोनों राइट है, ठीक है, बी वाला राइट है, ये वाला भी राइट है। तो ये ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जो है एक दूसरे के नज़दीक ये बनी होती है तो ये राइट है। सामान्यतः एक दूसरे से दूर दूर बनी होती है उच्च अक्षांशों पे, ये भी राइट है। ठीक, तो रीज़न हमने बता दिया कि किस वजह से ये आपका होती है। इसमें ए बी दोनों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपके हो गए। चलिए 44 देख लीजिए। बुरान तूफान जो है विश्व के किस भाग में आता है? कारा बुगान आपने सुना होगा, ठीक है। कारा बुरान या रूस, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अफ्रीका है, रूस है, तो ये आपका कारा बुरान राइट हो जाएगा। आपका कौन सा, बुरान तूफान जो है ये साइबेरिया में, रसिया में आता है, ठीक है। ये बर्फीले तूफान होते हैं। और टुंड्रा वाले रीजन में इसको पुरगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और अलास्का में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुर्गा बोलते हैं। अलास्का में क्या बोला जाता है, बुर्गा के नाम से जानते हैं। और टुंड्रा वाले रीजन में क्या बोलते हैं इसको, पुरगा। ठीक, 45 में देख लीजिए, दिया है कि जनजाति संख्या 2011 की सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ पे पाई जाती है? तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है नागालैंड। अभी आपने एससी को भी पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है पॉपुलेशन ईसाइयों का भी आपने पढ़ा है। ईसाई वाला ये किस ज्योग्राफी के किस वाले में आ गया, ये सोशल ज्योग्राफी में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जनजाति में सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ पे पाई जाएगी, तो नागालैंड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात और तमिलनाडु है, ठीक। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन सर्वाधिक है वो संख्या के मामले में आपका एमपी नंबर 1 पे है। संख्या में कौन सा है शीर्ष में, एमपी नंबर 1 है। और प्रतिशत की दृष्टि से यानी कि परसेंटेज में जो आपका है वो आपका लक्षद्वीप है, मिजोरम है, नागालैंड है, ठीक है, मेघालय है। तो पूर्वोत्तर वाले इसमें आ जाएंगे। तो 46 में देखिए डी मैन्युफैक्चरिंग शब्द जो है किससे संबंधित है? उत्तर वैश्वीकरण यानी फाइनेंशियल डेफिसिट का, या डिसेंबली एंड रिसाइकलिंग का, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिक्लाइन का? 46 में तो डी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया उपभोक्ता उत्पाद को, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और फिर उसको अलग करके फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में लाते हैं, यानी डी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पुनः। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डिसेंबलिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग से इसको क्या किया, अलग किया। अलग करने के बाद फिर क्या किया, फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग में लाया जो उसमें कमियां थी, तो इसको रिसाइकिल किया, डिसेंबलिंग किया, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा। 47 में देखिए कौन सा रंग इंद्रधनुष का भाग नहीं है? तो आपने ये पढ़ा होगा बैनी या पिनाला, ठीक। इंद्रधनुष में जो रंग आपके हो जाएंगे, तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास जो है बैगनी है, तो बैगनी यहाँ पे है, नारंगी है तो नारंगी है यहाँ पे, लाल है तो लाल है, ठीक है, हरा भी है, नीला है, आसमानी और पीला है। तो इंद्रधनुष में ये सभी 7 रंग जो आपके हैं, इसमें कौन सा नहीं रहेगा, दूसरा वाला नहीं रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाला ये आ जाते हैं हम लोग 47 के बाद 48 आ गया। इसमें कथन दिया गया असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या कह रहा है कि भूमंडलीय तापन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग आपके यहाँ हो रही है, तो
जो जीव पहले गर्म प्रदेश तक सीमित थे वे क्या कर रहे हैं, ध्रुवों की ओर अधिक सामान्य हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, जो आपके बर्फ है ये पिघलेंगे, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो बर्फ पिघलेंगे। और जब यहाँ के जो गर्म प्रदेशों के लोग इक्वेटर वाले क्या करेंगे, यहाँ पे गर्मी और बढ़ जाएगी तो ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ही पलायन करेंगे। ठीक है, तो पहला तो आपका ये राइट हो गया। आर देख लीजिए, यानी कि रीजन जो दिया गया है, जलवायु परिवर्तन से जीवों के भौगोलिक वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता। अब यार ये क्या बात हो गई, महत्वपूर्ण बदलाव क्यों नहीं होगा? महत्वपूर्ण बदलाव होता है जलवायु परिवर्तन से, भौगोलिक वितरण क्यों बदलाव नहीं होगा? जब यहाँ पे टेम्परेचर, अब आप सोचिए इक्वेटर है आपका ये, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आप रह पाएंगे नहीं, रह पाएंगे ना, तो आप क्या इधर चलेंगे, जो आपका ठंडे प्रदेश है उधर की ओर आप पलायन करेंगे, तो भौगोलिक वितरण में बदलाव हुआ हुआ। तो रीजन यहाँ पे नहीं दिया है तो ये रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 49। किन विद्वानों ने संभववाद की विचारधारा का मजबूती से समर्थन किया है? इसमें देखिए दिया, रेडजिल है, रिटर है, ब्रून्स है, कालसावर है, फेबरे ब्लांस है, सावर हटिंगटन और सैम्पुल रेडजिल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप जान ही रहे हैं, रेडजिल और रिटर। तो रेडजिल और रिटर ये दोनों संभववादी तो है नहीं। ठीक है, ब्रून्स और कालसावर भी ये क्या है आपके, संभववादी हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, ये हैं फेब्रे और प्लांस, ये दोनों भी संभववादी हैं। कार्ल सावर संभववादी है, लेकिन हंटिंगटन क्या, नियतिवादी हैं। नियतिवादी के प्रबल समर्थक हैं। ठीक है, सैम्पुल और रेडजेल भी नियतिवादी हैं। तो यहाँ पे दो ही आपके हो गए, बी और सी हुए, बी सी यानी बी ऑप्शन। 50 नंबर देखिए, पहाड़ी ढाल के तत्व को ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अब देखिए ये सेम आपका कहाँ से पूछा गया है, किताब से डायरेक्ट उठाया है, और ये हमने कराया भी आप लोगों को। जो कोर्स आपका चल रहा है ना, उसमें आप देखिएगा ढाल वाला, और ये भी है पूरा टोटल संभववाद का भी हमने कराया। जो ढाल के तत्व हैं उसको में आप देखिएगा हमने फिगर बना के इसके कोण को भी मेंशन किया है। ठीक है, जो फ्री फेस है, डेब्रीज है, वाइनिंग है और वैक्सिंग है, इनके जो कोण है ढलान के, उसको भी हमने क्या किया, वहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ से आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर से नीचे तक, तो सबसे ऊपर क्या होगा, फ्री फेस हो जाता है। ठीक है, फ्री फेस, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, शुरुआत जो होती है तो ये आपका वर्धमान ढाल से, सॉरी वर्धमान ढाल के बाद आपका फ्री फेस आता है। वर्धमान ढाल के बाद फ्री फेस आ जाता है, फिर आपका जो है डेवरीज आता है, फिर आपका बैनिंग आता है यानी छीड़मान। तो यहाँ से आपका वैक्सिंग यानी कि उत्थान हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका उत्थान से मुक्त हो जाएगा तो मुक्त फेज हो गया, फ्री फेज हो गया। अब यहाँ से किसका छिड़मान होगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, डेवरीज होगा, यानी जो स्लोप है मलबा का ढलान वाला रीजन हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में ये छिड़मान हो जाता है, एकदम खत्म स्थिति में आ जाता है। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा ए, फिर आपका डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये टोटल हम लोगों ने 50 प्रश्न देख लिए, कितने से कितने तक, 26 से लेके 50 तक। ठीक, ये टोटल जो हम लोगों ने देखा आपको कैसा लगा? इसके अलावा इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? ये आप ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, दिवाकर ऑफिशियल करके है। ठीक है, इसका लिंक भी आपको जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका जो इसके पहले हुआ है उसको हमने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका, इसको आप ज्वाइन करिए, और हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल वहाँ से ले लीजिएगा। इसके अलावा हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जो लोग इंग्लिश में चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन वाला टेस्ट जो है ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो इसमें इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा देखिए एक और सूचना आप लोगों को दे दी जाए,
जल्द ही आपका यहाँ पे देखिए मेंशन क्या किया गया है, सिलेबस, टेक्स्ट बुक और स्ट्रेटजी। और ये जो रणनीति होगी ये केवल आपका दिसंबर को फोकस करके हम लोग चलेंगे कि आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम क्या है, बहुत कम है। पूरा ये मान के चलिए कि 30 डेज है आपके पास नवंबर का, और उधर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अगर 15 के आसपास होता तो 15 वो होगा, लेकिन 6 से स्टार्ट है, 6 से 22 के बीच, तो आपके पास केवल 35 डेज है। तो मैं 30 डेज मान के चल रहा हूँ। 30 डेज का जो प्रैक्टिस बैच है जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें फुल स्ट्रेटजी के साथ आपका प्रैक्टिस केवल चलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे आप फोकस करिए। एक मंथ आपका आराम से जो है 1-2 मार्क्स से अगर आपका जेआरएफ रुक रहा है, नेट रुक रहा है, तो केवल आपको प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, तो वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।